Hello everyone, in today's video we are going to study or learn about different principle of insurance. In previous video of insurance we have studied total two principle of insurance. One is principle of utmost good faith and another one is principle of insurable interest. Principle of utmost good faith means both the parties, that is the insurer and the insured, must disclose all material fact clearly, completely and correctly to have a good faith towards each other. In second principle of insurable interest means there should be a financial interest in the subject matter of the insured and insurer. Insured should have a subject matter. Subject matter we have already discussed in previous video. Subject matter means on what things or in which things you are taking insurance, like cargo, ship, life, go down, factory, etc. This is all subject matter. तो सब्जेक्ट मैटर के ऊपर आपका कोई ना कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए. दैट फाइनेंशियल इंटरेस्ट मीन्स इंश्योरेबल इंटरेस्ट. सो द इंश्योर्ड मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस. इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट. तो ये जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है ये दोनों सभी इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में यूजफुल है. जैसे कि अभी मैंने पहला प्रिंसिपल के बारे में भी बताया, फर्स्ट प्रिंसिपल दैट इज प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ. ये भी सब इंश्योरेंस के लिए एप्लीकेबल है. वैसे ही प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट ये भी सब इंश्योरेंस के लिए एप्लीकेबल है. नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी. दिस प्रिंसिपल इज वेरी इंपॉर्टेंट because the topic of indemnity is asked in board exam as an objective question. तो ये जो principle of indemnity है ये ज्यादातर आपको objective questions में दिखाई देंगे. Indemnity means giving guarantee or assurance to put the insured in same financial position in which he was immediately prior to the happening of the uncertain event. तो इंडेमनिटी का मतलब है गारंटी देना, जहां पर इंश्योरर गारंटी देता है इंश्योर्ड को कि वो उनको वापस उसी पोजीशन पे लेकर जाएंगे जिस पोजीशन में वो थे बिफोर द हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट और बिफोर द हैपनिंग ऑफ द एक्सीडेंट और बिफोर द हैपनिंग ऑफ द अनसर्टेन लॉसेस. तो ये जो लॉसेस है जिसका कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, अनसर्टेन मीन जो फिक्स नहीं है, वो लॉस होने से पहले आप जो पोजीशन पे थे उस पोजीशन पे वापस आपको लेकर जाया जाएगा. इस प्रिंसिपल का मतलब ये होता है. ओके, सो इंडेमनिटी मींस गिविंग गारंटी. गारंटी है कि इंश्योर्ड को वापस उसी पोजीशन पे लेकर जाया जाएगा जिस पोजीशन पे वो थे बिफोर द हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट. ये जो प्रिंसिपल है ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल है फायर, मरीन और जनरल इंश्योरेंस में. ये लाइफ इंश्योरेंस के लिए एप्लीकेबल नहीं है बिकॉज यू कैन नॉट मेजर लाइफ इन मॉनिटरी टर्म्स. आप लाइफ को कभी भी मॉनिटरी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते. जैसे कि सपोज मेरा जो पहला इवेंट था या फिर कोई एक पर्सन है जिनका पोजीशन 10 लाख का था, आप सोचोगे कि वो पर्सन का डेथ हो जाता है, उन्होंने 1 लाख की इंश्योरेंस ली थी, डेथ होगी तो इंडेमनिटी के हिसाब से आप उस पर्सन को वापस उसी पोजीशन पे लेकर जाओगे जिस पोजीशन पे वो था बिफोर दी हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट. तो यहाँ पर किसी की लाइफ चली जाती है तो आप लाइफ को वापस लेकर आ नहीं सकते, प्लस आप लाइफ को मॉनेटरी टर्म में मेजर नहीं कर सकते. जैसे कि मैंने आपको बताया उसका इनकम 10 लाख रुपीस था और उसने सिर्फ 1 लाख की पॉलिसी परचेज की थी, तो 1 लाख आप उनको पे कर दोगे तो आप सोचोगे कि आपने वापस उसको उसी पोजीशन पे डाल दिया जिस पोजीशन पे वो थे. तो इट इज नॉट पॉसिबल. आप लाइफ को कभी भी मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते.
In case of death of the insured, the actual sum assured is paid to the nominee of the insured. तो जितने का उसने इंश्योरेंस लिया था आप सिर्फ उतना ही अमाउंट पे कर सकते हो, उससे ज्यादा अमाउंट आप पे नहीं कर सकते. तो ये प्रिंसिपल लाइफ इंश्योरेंस के लिए नहीं है. इट इज एप्लीकेबल टू फायर, मरीन एंड जनरल इंश्योरेंस. Under this principle, the insurer agrees to compensate the insured for the actual loss suffered. तो यहाँ पर इंश्योरर गारंटी देता है या फिर एग्री करता है कि वो इंश्योर्ड को कंपनसेट करेगा जितने का उसका लॉस है. The amount of actual compensation is limited to the amount assured or the loss whichever is less. तो यहाँ पर जो compensation का अमाउंट आपको दिया जाएगा वो अमाउंट आपका किसके ऊपर डिसाइड किया जाएगा, अमाउंट एश्योर्ड और दी लॉस के ऊपर. इन दोनों में से जो कम होगा उतना अमाउंट का कॉम्पनसेशन आपको दिया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक पर्सन की प्रॉपर्टी है 2 लाख की और उसके प्रॉपर्टी में आग लग जाती है या फिर फायर बर्स्ट आउट होता है, तो उस केस में उसका लॉस बनता है ₹1 लाख का. तो उस केस में उसने 2 लाख की पॉलिसी ली है तो आपको लगेगा कि वो 2 लाख रुपीस उसको कंपनी पे करेगी. कंपनी उसको दोनों में से जो कम होगा वही अमाउंट पे करेगी. जैसे कि इस एग्जाम्पल में उसने उसकी प्रॉपर्टी 2 लाख की थी, 2 लाख की थी, 2 लाख की प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस लिया था जिसमें लॉस उसको ₹1 लाख का हुआ था. तो दोनों में से जो कम होगा 2 लाख और 1 लाख विच एवर इज लेस, तो यहाँ पर उसको जो कॉम्पनसेशन का अमाउंट दिया जाएगा इज ₹1 लाख ओनली. सो ये प्रिंसिपल क्या है, क्लियर हो गया. प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी. इंडेमनिटी का मतलब गारंटी देना, एश्योरेंस देना. किसको एश्योरेंस देना है, इंश्योर्ड को एश्योरेंस देना कि कंपनी इनको वापस उसी पोजीशन पे लेकर जाएगी जिस पोजीशन में वो थे बिफोर द हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट. Next principle is principle of subrogation. Subrogation principle means this principle is applicable to all contract of indemnity. जो इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट्स है उसमें जो पॉलिसी के लिए वो एप्लीकेबल था, सब्रोगेशन का प्रिंसिपल भी उसी पॉलिसी उसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए एप्लीकेबल है. लाइक इट इज एप्लीकेबल टू फायर, इट इज एप्लीकेबल टू फायर, मरीन एंड जनरल इंश्योरेंस. ये लाइफ इंश्योरेंस के लिए एप्लीकेबल नहीं है. सब्रोगेशन का मतलब होता है कि यहाँ पर इंश्योर्ड को अगर कॉम्पनसेशन का अमाउंट दे दिया गया है तो जो लॉस प्रॉपर्टी होगी वो लॉस प्रॉपर्टी का राइट जाता है इंश्योरर के पास में. तो यहाँ पर आफ्टर पेइंग कॉम्पनसेशन, जैसे ही आपको कॉम्पनसेशन का अमाउंट पे कर दिया जाता है या फिर आपको इंश्योरेंस की पॉलिसी का अमाउंट पे कर दिया जाता है, आफ्टर पेइंग इंश्योरेंस का पॉलिसी अमाउंट जो प्रॉपर्टी के ऊपर राइट होगा, जो लॉस प्रॉपर्टी के ऊपर राइट होगा, जो डैमेज प्रॉपर्टी के ऊपर राइट होगा, दैट राइट गोज टू इंश्योरर, दैट राइट गोज टू दी कंपनी. विच कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी. तो इस प्रिंसिपल में यही बताया जाता है कि ये प्रिंसिपल सारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के लिए एप्लीकेबल है. इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट मीन्स इट इज एप्लीकेबल टू फायर, मरीन एंड जनरल इंश्योरेंस. इट इज नॉट एप्लीकेबल टू लाइफ इंश्योरेंस. और इस प्रिंसिपल में ये बताया जाता है जो डैमेज प्रॉपर्टी होगी, जो लॉस प्रॉपर्टी होगी, उसका राइट जाता है इंश्योरेंस कंपनी के पास में आफ्टर पेइंग कॉम्पनसेशन टू दी इंश्योर्ड. अगर आपने इंश्योर्ड को पैसा दे दिया है, उनको कॉम्पनसेशन का अमाउंट पे कर दिया है, तो जो लॉस प्रॉपर्टी होगी, जो डैमेज प्रॉपर्टी होगी, उसका राइट जाएगा इंश्योरर के पास में, यानी कि कंपनी के पास में. क्लियर. तो दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन. इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में. लेट्स सी व्हाट इज द एग्जाम्पल. हियर मिस्टर ए ओस अ 2-व्हीलर. ए जो थे वो 2-व्हीलर ओन करते हैं जिनका व्हीकल चोरी हो जाता है. तो उन्होंने एक पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लॉन्च किया था. तो जैसे ही वो एक कंप्लेन लॉन्च करते हैं पुलिस स्टेशन में, इंश्योरेंस कंपनी पुलिस का रिपोर्ट लेकर उनको उनके व्हीकल के लॉस के लिए कंपनसेट कर देते हैं. बाद में वो चोरी हुआ वाला व्हीकल मिल जाता है. तो इन दिस सिचुएशन
द ओनर ऑफ द व्हीकल, जो ओनर होंगे व्हीकल के, उनके पास में कोई राइट नहीं है, वो व्हीकल को क्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज ऑलरेडी इंश्योरेंस कंपनी ने उनको उनका अमाउंट पे कर दिया है, उनको उनका अमाउंट सबरोगेट कर दिया है। तो आफ्टर सबरोगेशन जो प्रॉपर्टी का ओनरशिप है दैट गोज टू द इंश्योरर, द इंश्योरर गेट्स एवरी राइट टू सेल और टू स्क्रैप द सेड व्हीकल। Okay, so that is called principle of subrogation. Next principle is principle of contribution. इस principle में ये प्रिंसिपल भी बिल्कुल इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट वाले प्रिंसिपल के जैसा है। यहाँ पर जो भी एप्लीकेबिलिटी होगी वो बिल्कुल इंडेमनिटी के जैसा ही होगी, यानी कि इट इज एप्लीकेबल टू फायर, मरीन एंड जनरल इंश्योरेंस। अगेन इट इज नॉट एप्लीकेबल टू लाइफ इंश्योरेंस। सो ये प्रिंसिपल जो है ये फायर, मरीन और जनरल इंश्योरेंस के लिए है। वेयर द इंश्योर्ड हैज टेकन आउट, अगर इस प्रिंसिपल के हिसाब से अगर इंश्योर्ड ने एक से ज्यादा जगह से पॉलिसी परचेज की है तो दोनों में से जो उनका हिस्सा बनता है वो उनके रेशियो के हिसाब से इंश्योर्ड को उनका अमाउंट पे करेंगे, या फिर दोनों में से कोई एक ही इंश्योर्ड का अमाउंट पे करेगा। जैसे सपोज मेरा एग्जांपल मैं बताऊंगी। जैसे सपोज मैंने क्या किया है, दो जगह से इंश्योरेंस की पॉलिसी ली है, फ्रॉम ए कंपनी एंड फ्रॉम बी कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी ए से मैंने 10 लाख का इंश्योरेंस लिया है और इंश्योरेंस कंपनी बी से मैंने 10 लाख का इंश्योरेंस लिया है। मुझे लॉस होता है 10 लाख का, तो मेरा रेशियो बनता है 1:1। तो अगर मुझे 10 लाख का लॉस होगा तो 1:1 के हिसाब से मुझे हाफ अमाउंट मिलेगा दोनों कंपनी से, या फिर दोनों में से कोई एक कंपनी मुझे 10 लाख का अमाउंट देगी। तो हाफ के हिसाब से जैसे मेरा अगर रेशियो बनता है 1:1 और मुझे लॉस हुआ है 10 लाख का, तो मुझे 5 लाख ए कंपनी देगी और 5 लाख बी कंपनी देगी। दोनों मुझे 10 लाख रुपीस नहीं देंगे। आप ऐसा सोचोगे कि मुझे बेनिफिट होगा, मेरा प्रॉपर्टी 10 लाख का है और मुझे कंपनी 10 लाख रुपीस देगी, यहाँ से भी 10 ले लूंगा, वहां से भी 10 ले लूंगा। सो इट इज नॉट पॉसिबल। जब एजेंट आएगा, इंश्योरेंस का वेरिफिकेशन होगा और वेरिफिकेशन के टाइम पे फाइंड आउट हो गया है कि आपने एक जगह से नहीं 2 जगह से इंश्योरेंस की पॉलिसी ली है, तो दोनों में से आपने जितने की पॉलिसी जहां से ली है आपका उसका रेशियो डिसाइड होगा और उस रेशियो के अकॉर्डिंगली आपको इंश्योरेंस का अमाउंट दिया जाएगा। इस प्रिंसिपल को प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन बोलते हैं एंड दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी where the insured has taken out more than one policy for the same risk or subject matter. One example is given in your textbook. See, Miss Siley insures her property of rupees 2,50,000 with the 2 insurers. दो इंश्योरर से उन्होंने 2,50,000 का इंश्योरेंस लिया, जिसमें से उन्होंने टी इंश्योरेंस कंपनी से 1 लाख का इंश्योरेंस लिया है और आर इंश्योरेंस कंपनी से 1,20,000 का इंश्योरेंस लिया है। तो उस दोनों केस में जो इंश्योरेंस की रेशियो बनेगी वो बनेगी 2:3 की, 2:5 की, 2:3 की। तो जितना भी उनको लॉस होगा वो 2:3 में डिवाइड कर दिया जाएगा। जैसे कि इस एग्जांपल में मिस साइली का जो लॉस है वो है 1,20,000 का, तो यहाँ पर उनका जो कंट्रीब्यूशन बनेगा वो 1,20,000। दस टी विल पे 48,000, 2:3 का रेशियो लेना है यहाँ पर, और आर को पे करना है 72,000, 2:3 का रेशियो यहाँ पर लेना है। तो आपका जैसा रेशियो होगा वो रेशियो के अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है, कंट्रीब्यूशन पे करना है। 2:3 मीन्स 2/5 एंड 2:3 मीन्स 3:2 मीन्स और 3/5। आपको ये माइंड में रखकर डिवाइड करना है। तो दिस प्रिंसिपल इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। इसमें आपको क्या करना है, आपके लॉस को रिड्यूस करना है, इसी को मिटिगेशन ऑफ लॉस कहते हैं। एंड लास्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ कॉसा प्रॉक्सिमा। कॉसा प्रॉक्सिमा मीन्स आपको इसके अप्रोक्सीमेट कॉस्ट को फाइंड आउट करना है, फिर पॉलिसी का अमाउंट पे करना है।
अगर अप्रोक्सीमेट कॉस्ट फाइंड आउट नहीं हुआ और आप पॉलिसी का अमाउंट पे कर दोगे और अप्रोक्सीमेट कॉस्ट कुछ और निकला तो आपको क्लेम का अमाउंट नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है कि लॉस का एक्चुअल रीजन क्या है, उसी को प्रिंसिपल ऑफ कॉसा प्रॉक्सिमा कहते हैं। अगर किसी को इस वीडियो में डाउट होगा तो दे कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।